तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अपने पूरे लाइफ में जब से क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ, क्रिकेट देखना शुरू किया, क्रिकेट के बारे में पढ़ना लिखना, क्रिकेट को जीना शुरू किया, ऐसा मैच कभी नहीं देखा जो कल का मैच था, अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और मुझे लगता है कि पूरा इंडिया अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और उसमें एक मैं भी था। मैं तो यहाँ बैठकर सारी जोड़ घटाव शुरू कर दिया था कि किसी तरह अफ़गानिस्तान को जिताना है और चौथे नंबर पर लाकर इंडिया और अफ़गानिस्तान का सेमीफाइनल कराना है। 7 विकेट 91 रन पर गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के सारे दिग्गज बैट्समैन बाहर, अब सिर्फ एक मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कमिंस, यही दोनों थे। मैक्सवेल वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी गेंद पे आउट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे धोनी के हमने विकेट के पीछे के देखे हैं कि इसको उसके एरिया में गेंद मत डालो, विकेट टू विकेट करो, कई हिट करेगा, एक मिस करेगा और सीधे स्टंप पर। 2-2 कैच छूटे मैक्सवेल के। मुझे लगता है क्रिकेट के कितने भी बड़े एक्सपर्ट, पंडित, विद्वान, कोई भी हो, कल जब 91 for 7 था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी। लेकिन फिर मैक्सवेल 201 रन की पार्टनरशिप, वो भी पीट कमिंस के साथ, और कमिंस ने सिर्फ 12 रन बनाए, 68 गेंदें खेली और खड़े खड़े छक्के चौके मैक्सवेल ने ये मैच जिता दिया। अफ़गानिस्तान के लिए मुझे बेहद अफसोस है, इसलिए कि हम सब, मुझे लगता है हर इंडियन यही चाहता था कि अफ़गानिस्तान जीते। और जिस तरीके का खेल अफ़गानिस्तान दिखा रही है वो वाकई पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप में, तो हर एक को लगा कि ये वो टीम है जो अपने दम पर इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई और देखो बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन से लेके हर एक को हरा दी है। कल अगर अफ़गानिस्तान जीत जाती, आखिरी मैच अफ्रीका से था, कुछ भी हो सकता था। अब भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उम्मीद दम तोड़ चुकी है। अफ़गानिस्तान अब भी सेमीफाइनल के रेस में। लेकिन कल का मैच वाकई एक जीता हुआ मैच, और मतलब ये था कि पूरे हाथी को गिरा दिया ऑस्ट्रेलिया के, सिर्फ पूंछ बचा था और उस पूंछ ने ही अफ़गानिस्तान से हाथों से मैच छीन लिया। तो क्रिकेट के हिस्ट्री का ये अब तक का सबसे अनमोल मैच था। अनमोल इसलिए कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी, खुद ऑस्ट्रेलियन टीम को भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है एक वक्त में मैक्सवेल को भी उम्मीद नहीं होगी कि वो 91 से 292 तक अपनी टीम को ले जाएंगे, लेकिन यही क्रिकेट का खेल है। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत बधाई और अफ़गानिस्तान के साथ हम सबकी हमदर्दी, लेकिन अच्छा खेल रही है अफ़गानिस्तान। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी साल जुलाई 2023 की बात है, 10 जुलाई की तारीख थी। नवी मुंबई में एक जगह है और उस जगह का नाम है उरन। तो उसी उरन पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि उरन पुलिस स्टेशन या उसके ज्यूरिसडिक्शन में एक सड़क किनारे जहाँ पे अंधेरी सी जगह है, वहाँ एक लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लोकल पुलिस टीम पहुँचती है। वहाँ सड़क किनारे अंधेरे में एक लाश पड़ी थी। पुलिस ने मुआयना किया, देखा लाश एक महिला की थी, उम्र यही कोई 55 साल रही होगी। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लिया और आसपास की पूरी तलाशी शुरू कर दी। लाश के ऊपर सिर्फ कपड़े और उसके कोई भी गहने या बाकी ऐसी शिनाख्त की कोई चीज़ नहीं, जिससे कि उस मरने वाली महिला की पहचान का पता चले। आसपास की सारी चीज़ों को पुलिस ने ढूंढा, तलाशा कि शायद कोई सबूत मिल जाए, कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूरी पर पुलिस को एक चश्मे का केस मिला। हम सब जो चश्मा बनाते हैं किसी भी जाकर ऑप्टिकल्स शॉप से, तो जब नया चश्मा देते हैं तो एक डब्बा भी देते हैं और उसी डब्बे में वो चश्मा होता है। उस डब्बे पर उस दुकान के नाम पते सब होते हैं। खैर, पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो खुद पुलिस हैरान रह जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस महिला को सर में 2 गोली मारी गई थी और 2 गोली मारने के बाद उसके गले पे तेज़धार चाकू से भी वार किया गया था। अब ऐसा कौन कातिल है जो पहले तो 2 गोली सर में मारे और उसके बाद गले पे चाकू भी चलाए? मतलब ऐसी भी क्या नफरत या दुश्मनी। पुलिस वाले भी हैरान कि 2-2 बुलेट के बाद चाकू का इस्तेमाल करना, ये अजीब सा लग रहा था। अब कातिल को ढूंढना था और कातिल छोड़िए, अभी तो मकतूल का ही पता नहीं कि मरने वाली कौन है। पुलिस ने इधर उधर आसपास के इलाके में तमाम ढूंढा, आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की कहीं कोई महिला की रिपोर्ट हो। जितने भी पूरे नवी मुंबई में थे वहाँ से लिस्ट मंगाई,
कहीं भी कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी जो 55 साल की महिला गुम हुई। अब पुलिस के पास एक चश्मे का केस, लेकिन ये भी पता नहीं था कि ये केस किसी ने फेंक दिया हो, किसी और का हो या उसी लेडी का हो, कंफर्म नहीं। अब कंफर्म करने का एक ही तरीका था कि उस चश्मे के डब्बे पर जो दुकान का पता और नंबर था वहाँ जाओ। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है, वो केस उसको दिखाती है, कहती है हाँ ये हमारे शॉप का है। फिर वो उससे जो महिला थी जिसकी मौत हुई थी उसकी चूँकि पुलिस ने तस्वीर खींच रखी थी, अब उस शॉप वाले को पुलिस वो तस्वीर दिखाती है, पूछती है कि क्या ये आपकी कस्टमर है, आपके यहाँ से चश्मा लेती है। पुलिस जब तस्वीर दिखाती है, दुकानदार तस्वीर देखते ही पहचान लेता है, कहता जी हमारी ये रेगुलर कस्टमर हैं और इनका नाम है भारती अंबोकर, उम्र करीब 54-55 साल। उसने बताया कि भारती अंबोकर जो है वो यहीं जो ओरन एरिया है पूरा, और उसी ओरन में एक जगह है एरिया में पिरकौन सरदेगांव रोड, वहीं की रहने वाली है। तब चूँकि वो चश्मा बनाया करती थी तो पुलिस ने दुकानदार से उनका पता और नंबर लिया। पता नंबर लेने के बाद पुलिस उस घर पर पहुंची। घर पर पहुंची तो देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि भारती यहाँ अकेले रहा करती थी और उनकी एक सिर्फ बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी। अब उन्हें यह भी पता नहीं कि बेटी की शादी होने के बाद वो कहाँ रह रही है। तो पुलिस बड़ा परेशान, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं। फिर लोगों ने बताया कि जब कुछ और उनके करीबी रिश्तेदार भी वहीं पे रहते थे, उनसे पूछा गया तो उन्हें भी उनकी बेटी का ससुराल का तो पता नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी बार 10 जुलाई को भारती घर से निकली थी और भारती ये कहकर गई थी उनसे कि वो अपने बेटी और दामाद से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। बस इतनी बात हुई। अब पुलिस ने कहा कि बेटी का पता कैसे ढूंढा जाए। इस दौरान में अब चूंकि पता मिल चुका था, भारती का नाम वहाँ मिल चुका था, तो भारती के मोबाइल नंबर भी दुकानदार से मिले। पुलिस ने उस नंबर के थ्रू कॉल डिटेल निकाले। जब कॉल डिटेल निकाले तो 9 और 10 जुलाई के सारे नंबरों को खंगाला, बहुत सारे नंबर पे कॉल किए, लेकिन जो टाइमिंग बताई थी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कि निकलने का 10 जुलाई 2023 को, उसके इर्द गिर्द जो कॉल आए या गए, अब पुलिस ने उन 2-4 नंबरों को टटोला तो उसमें से एक नंबर भारती के दामाद का निकला और भारती के इस दामाद का नाम है मयूरेश अजीत गंभीर, उम्र करीब 42-43 साल। अब आखिरी 3-4 कॉल उसी के थे। अब पुलिस को लगा कि ये दामाद है, हो सकता है उस भारती ने बताया भी कि वो अपनी बेटी के पास जा रहे हैं तो लेने के लिए आया हो या ले गया हो या पूछ रहा हो रास्ते में कहाँ है। तो पुलिस ने कहा फिर भी आगे पीछे और कौन लोग हो सकते हैं, मयूरेश से पहले पूछताछ करनी है। अब पुलिस की टीम मयूरेश के नंबर के बाद बात करने के बाद उसको पूछताछ के लिए बुलाती है। मयूरेश भी बेखौफ पुलिस के पास पहुंच जाता है। पूछताछ होती है कि भाई ये तुम्हारी मदर इन लॉ सास की लाश मिली है और आखिरी कुछ कॉल तुम्हारे हैं। वो रोने लगता है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ों से उस पर शक होता है। वो बोलते हैं, पुलिस से बोलती है कि ये जितने भी आखिरी वक्त के कॉल हैं ये सारे मतलब तुम्हारे अलावा और किसी के है नहीं। अब जहाँ से बॉडी मिली थी पुलिस ने उस जगह के मोबाइल के लोकेशन निकालने शुरू किए। इत्तेफाक से मयूरेश का लोकेशन, जब ये बॉडी मिली और जो टाइमिंग थी घर से निकलने की और फिर वहाँ तक, इर्द गिर्द ही लोकेशन दिखा रहा था जहाँ से ये लाश मिली थी। पुलिस को थोड़ा और शक गहराया। अब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से मयूरेश से पूछताछ की। जब सख्ती से मयूरेश से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कहा उसने ही अपनी सास का कत्ल किया। पुलिस ने पूछा क्यों किया, तो उसने कहा वो मुझे बहुत तंग करती थी इसलिए मैंने उसे मार डाला। पुलिस बड़ी खुश, चलो इतने कम वक्त में एक कत्ले की पहेली को सुलझा लिया, कातिल साथ में है। पुलिस ने पूछा और किस किस लोगों ने मदद की, तो उसने बताया कि उस दिन मैं घर गया था, मेरी सास बार बार अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, मैं लगातार टाल रहा था, लेकिन 10 जुलाई को मैं फिर उसके पास गया और मैंने कहा चलो तुम्हें तो मेरी बेटी से मिलाता हूँ। कार में बैठे मेरे 2 दोस्त और थे। फिर कार में बैठा और उसके बाद जब मैं इस इलाके में पहुँचा, सुनसान जगह थी, अंधेरा था, मैंने कार रोकी। कार रोकने के बाद सर में 2 गोली मारी,
फिर मुझे लगा कि पता नहीं गोली लगने से कई बार इंसान बच जाता है, तो ये पुख्ता यकीन करने के लिए कि वो ना बचे, फिर मैंने तेज़ धार चाकू से उसके गले पे वार किया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो मर गई, तब मैंने उस लाश को वहाँ फेंक दी और फेंकने के बाद निकल गया। उसकी निशानदेही पे उसके बाकी दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस बहुत खुश। अब पुलिस उसे पूछताछ करने के बाद जुडिशल कस्टडी में जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तभी एक पुलिस वाले के दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उसने कहा कि इसने जो मोटिव बताया, उसने ये कहा कि मुझे सास बहुत तंग करती थी। इसने कहीं ये नहीं कहा कि वो मतलब मैं उससे दहेज मांग रहा था, वो दहेज नहीं दे रही थी, या बेटी और उसकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस कर रही थी, दखल दे रही थी, बस तंग कर रही थी। और एक जगह उसने बोला कि वो बार बार कह रही थी मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। तो उसने कहा कि कोई दामाद अपनी सास को इसलिए क्यों मारेगा कि वो कह रही कि उसकी बेटी से मिलाओ। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ थी कि उसकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो उसने कहा बेटी प्रेग्नेंट है तो कम से कम उसकी देखभाल करूँगी, तो मुझे मिलाओ। और वो बार बार कहती और ये बार बार टाल देता। तो पुलिस को लगा कि यार ये क्या वजह हुई। एक शख्स अपनी सास को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही है। मिलने मिलाने में क्या प्रॉब्लम थी। अब यहाँ से पुलिस के कान खड़े हुए, उन्हें लगा कि कुछ मिसिंग है। अब पुलिस ने दोबारा फिर उससे पूछताछ की। उसने कहा ये बताओ, तुमने मारा, तुमने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, बट तुम बता रहे हो कि तुम्हारी सास को तुमने इसलिए मारा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती थी और बार बार जिद करती थी, तुम मिलने नहीं दे रहे थे। उसने कहा यही वजह, और कोई वजह नहीं है। तो उसने कहा ये बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या थी अपनी बीवी को उसकी माँ से मिलाने में। अब यहाँ पर मयूरेश एक बार फिर घबराता है। अब हाफ टाइम की कहानी पूरी बदल जाती है। पुलिस अब तक एक कत्ल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इंटरवल के बाद एक और कत्ल की कहानी पुलिस के सामने थी। जब पुलिस पूछती है कि क्यों तुमने अपनी सास को अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया, और चलो अपनी बीवी से हमें मिलाओ, उससे भी बयान दर्ज करेंगे। जब पुलिस ने फोर्स किया तब वो टूट गया। उसने कहा मैं आपको अपनी बीवी से कैसे मिला सकता हूँ, मैंने तो उसको अगस्त 2022 में ही मार डाला है। अब कहानी एक सास के कत्ल की थी, कहानी अब एक उसकी बेटी के कत्ल की भी सामने आ गई। पुलिस ने पूछा ये क्या कहानी है, माँ अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, तुमने बेटी को नहीं मिलने दिया, लेकिन तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? सिर्फ इसलिए कि वो जिद कर रही है कि माँ बेटी को मिलना है। अगर मिलने में कोई मुश्किल थी तुम नहीं जाते, बेटी को जाने देते या सास को घर आने देते। बट ये क्या वजह है कि तुमने अपनी बीवी को ही मार डाला। अब पुलिस को लगा कि यार ये कुछ मामला सीरियस है, ये आदमी जितना दिख रहा है जैसा वैसा है नहीं। तो फिर पुलिसिया अंदाज में उसे तसल्ली से पूछताछ हुई, तो फिर पूरी कहानी सामने आई। 2014 में मयूरेश का पूरा बैकग्राउंड पुलिस ने पहले चेक किया। अब तक वो उसको एक लाइटली देख रही थी। तो पता चला कि मयूरेश पहले आर्मी में था, फिर उसने आर्मी की नौकरी छोड़ी। उसका दिमाग थोड़ा क्रिमिनल माइंड टाइप का था, झगड़ालू किस्म का था। फिर इसने 2014 में एक शख्स का कत्ल कर दिया, पकड़ा गया। इसके बाद इसको सज़ा हुई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, लेकिन ये उम्र कैद की सज़ा मिली। लेकिन फिर ये जब उम्र कैद की सज़ा मिली, और चूँकि ये कत्ल किया था 2014 में, उसके बाद लंबे टाइम तक मुकदमा चल रहा था। तो उस कत्ल के वक्त जब मुकदमा चल रहा था तो इसने करीब, इसके पास 9 लाख रुपए थे। तो इसने, जो भारती है उसकी बेटी का नाम है प्रीति मयूरेश, तो प्रीति मयूरेश से कहीं मुलाकात हुई थी इलाके में, वो उसको पसंद करने लगा। अब उसे लगा कि उम्र कैद हो जाएगी, लेकिन ये है कि मैं आगे चलकर केस जीत जाऊंगा, उसे इतना भी यकीन है। तो उसके पास 9 लाख रुपए थे। उसने प्रीति को वो पैसे दिए। उसने कहा ये तुम पैसे रखो और जब मैं जेल से आऊँगा तब तुमसे ले लूँगा। फिर उसने प्रीति से शादी भी कर ली, सिंदूर विंदूर डाल दिया, शादी हो गई। अब लोअर कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सज़ा दी, लेकिन ये पहुंचा हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जब बरी कर दिया, ये बाहर आया। उसके बाद विधिवत तरीके से इसने शादी कर ली प्रीति से। शादी करने के बाद दोनों साथ रहने लगे।
कुछ वक्त के बाद उसे ख्याल आया, उसने कहा जो 9 लाख रुपए दिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो। अब प्रीति वो 9 लाख रुपए उसको दे नहीं रही थी, इसने कई बार मांगा। अगस्त 2022 में इसी पैसे को लेकर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और प्रीति तब प्रेग्नेंट थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया था और अगस्त 2022 से पहले प्रीति अपनी माँ से कई बार मिल चुकी थी। तो जब झगड़ा हुआ और उसने कहा कि वो पैसे नहीं है, मैंने कहीं लगा दिए, कोरोना काल का टाइम भी चल रहा था, तो मयूरेश को बहुत गुस्सा आया और उसने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। उस वक्त जब इसने कत्ल किया तब वो उसके साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक लॉज में गया था और चूंकि वो जेल से बाहर आया था तो उसने कहा चलो छुट्टियां मनाते हैं दोनों, मियाँ बीवी कहीं घूमने चलते हैं। तो अलीबाग में एक लॉज में गया और वहाँ रुका, फिर वहाँ झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने उसका गला घोंटा, मारा, फिर उसके बाद कार में लाश रखी और लाश को ले जाने के बाद अलीबाग की एक पहाड़ी से नीचे घाटी में फेंक दिया। फेंकने के बाद ये वापस चला आया, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि प्रीति की इस दुनिया में सिर्फ एक उसकी माँ थी भारती और कोई था नहीं। अब ये वापस आके अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। इधर अब प्रीति का कॉल नहीं आ रहा है, भारती परेशान है उसकी माँ। तो भारती ने मयूरेश को फ़ोन करना शुरू किया। उसने कहा मेरी बेटी गर्भवती है, उससे मिलना है, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत। उसने कहा नहीं सब ठीक है, हमारे रिश्तेदार हैं, ये है। कभी कहता कि घूमने गए हैं, कभी कहता बाहर हूँ, बार बार टालता रहा। आखिरकार मई 2023 इस साल, बल्कि जुलाई 2023 माफ़ कीजिएगा की तारीख आ गई। अब भारती को शक होने लगा कि उसका दामाद उसकी बेटी से उसे क्यों नहीं मिला रहा, और अगस्त 2022 के बाद से जुलाई 2023 आ गया और उसकी अपनी बेटी से बात नहीं हुई है, तो क्या वजह है। तो फिर उसने उसको धमकाना शुरू किया कि अगर तुम नहीं मिलाओगे तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। मयूरेश घबरा गया कि अगर भारती पुलिस के पास गई तो फिर प्रीति के कत्ल का मामला खुल जाएगा। इसी के बाद उसने प्लान किया कि अपनी सास को भी वो रास्ते से हटा दे तो प्रीति का पूछने वाला कोई नहीं होगा। और फिर उसने 10 जुलाई को अपनी सास से कहा कि चलो मैं तुम्हारी बेटी से मिलाता हूँ। उसके घर आया, उसको अपने साथ ले गया और सुनसान जगह पर उसके सर में गोली मारी, चाकू से गला काटा, लाश फेंक दी। लेकिन बस एक चीज़ मिस कर गया था। जब भारती घर से निकली अपनी बेटी के पास जाने के लिए तो उसके पास बैग था और हाथ में उसने अपना स्पेक्स पकड़ा हुआ था, चश्मा, और उस चश्मे, वो जो चश्मा था वो एक केस में था। तो जब कत्ल कर दिया उसने उसके सारे बाकी फ़ोन वोन ये जितनी चीज़ें थी वो तो सब ले ली ताकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। लेकिन लाश को फेंकते वक्त वो चश्मा हाथ से गिर गया, वो जो केस था, बॉक्स था, और उस पर नज़र पड़ी नहीं मयूरेश और उसके बाकी दोस्तों की, और वो वहाँ से चले गए। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुँची तो उसी चश्मे के केस ने न सिर्फ इस केस को सुलझाया बल्कि 1 साल पहले वो एक दूसरे कत्ल को भी सुलझा दिया। तो क्राइम की दुनिया में छोटा से छोटा सबूत बहुत मायने रखता है। किसी भी क्रिमिनल को या मुलजिम को मुजरिम बनाने में, उसे सज़ा दिलाने में। और यहाँ एक चश्मे का केस, एक केस की तलाश में जो पुलिस तलाश में थी उसको डबल मर्डर के केस को सुलझाने में मदद कर देता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आराध्य, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आराध्य, और ऑल द बेस्ट तुम्हारी नीट के एग्ज़ाम के लिए। क्लियर करो, अच्छी डॉक्टर बनो, और थैंक यू सो मच तुम्हारे इस मेल के लिए। तो हैप्पी बर्थडे एंड खुश रहो हमेशा। इसके अलावा मोनू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनू। और ये राहुल भाई ने भेजा है। साथ ही अनिल कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल कुमार। और ये भेजा है सानिध्य भल्ला और अंजलि भल्ला जी ने। इसके अलावा पिंटू मिश्रा जी इन और करण मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पिंटू जी आप कहानी सुनते हैं और करण पिंटू जी के बेटे हैं, तो इस प्यार के लिए शुक्रिया। साथ ही मोनू कुतबा बालियान, थैंक यू सो मच आपका भी। विश्रांत भाई पक्का आप आइए इंडिया और मैं पक्का मिलूँगा आपसे, मुलाकात ज़रूरी होगी और ज़रूर होगी, मतलब मेरा वादा है। फैज़ान रशीद, इन्होंने लिखा है कि कल मैंने जैसे कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए 72 आवर्स होती है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने तो हमारा एफआईआर दिया ही नहीं, लिखा ही नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि जब आप कंप्लेंट लेके जाते हैं, जो कल मैंने भी जिक्र किया था, तो पहले पुलिस उस कंप्लेंट को लेती है, उसको हम लोग कहते हैं डीडी एंट्री, डेली डायरी, उसमें दर्ज होता है जो आपकी शिकायत, आपकी कंप्लेंट कितनी जेन्युइन है, सही है कि नहीं है, एफआईआर दर्ज लायक करने है कि नहीं है। तो वो जो शुरुआती जांच आपकी कंप्लेंट पर होती है, पुलिस को अगर लगता है पहली नज़र में कि हाँ इसमें दम है, तो फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तो इसीलिए 72 घंटे का टाइम पुलिस को दिया गया है। तो इन्होंने कहा सीआरपीसी की बाकी चीज़ें कैसे, तो सीआरपीसी की पूरी बुक आती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और मैंने पहले भी कई बार बताया है, हमारा जो पूरा ये सज़ाओं वाला सिस्टम है या पुलिसिंग है, जुडिशरी है, इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड जिसका अब नाम बदल चुका है, और दूसरा है सीआरपीसी, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर। नाम ही से ही है कि अगर मान लीजिए एक मर्डर है तो उसका सेक्शन 302 लगेगा। ये कौन बताएगा? ये सीआरपीसी बताता है। एक मर्डर है और उस मर्डर की तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक मर्डर हो गया, चाहे कितना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर हो, किसी मिनिस्टर का हो, किसी बड़े लोगों का हो, कि कमिश्नर है उसकी इन्वेस्टिगेशन का रन हो, हमेशा ये सीआरपीसी के हिसाब से जब भी एक मर्डर या रेप इस तरह के केसेस होते हैं, इसका आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो होता है वो एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होता है। बाकी जितने एसीपी, डीसीपी, जो कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, ये मॉनिटर करते हैं उस जांच को। लेकिन असली में जब कोर्ट में भी यह मामला जाता है तो कोर्ट में आईओ की तरफ से जाता है, ना कि कमिश्नर का नाम होगा। हमेशा कौन है इस केस का आईओ, जज भी उसे ही बुलाता है। तो इन्वेस्टिगेशन अफसर, उसको आईओ बोलते हैं शॉर्ट में, और ये एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होता है। तो सीआरपीसी ये बताता है कि किस केस में कौन सा सेक्शन लगेगा, इसकी जांच कौन करेगा, इसकी सज़ाएं कितनी होती है, वो उस हिसाब से अदालत में केस तैयार करता है। मतलब कुल मिला के हर जुर्म के बारे में जो तफसील और डिटेल से सारी चीज़ें हैं कि कब किसका क्या होना है, वो सीआरपीसी बताता है। साथ ही गोविंद कुशवाहा जी, थैंक यू सो मच, और आपका मेल मिल भी रहा है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।